आइए हम लोग सुप्रीम कोर्ट चलते हैं, आइए कोर्ट चले और दुआ करते हैं आपको यहां जाने की आवश्यकता जीवन में अपने कभी ना पड़े, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर ना ही लगाएं तो बेहतर है, बड़ा लंबा हो जाता है। इसीलिए हम आपको बाहर बाहर से ऐसे दर्शन करा करके निकाल लाते हैं। देखो तो कहानी हमारे पास कुछ ऐसी आती है। तो आर्टिकल्स ऑफ दी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, जुडिशरी जो है, आर्टिकल नंबर 124 इंट्रोड्यूस करता है देश में जुडिशरी को, और वो कहता है कि देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? 26 जनवरी 1950 में देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया। अब आप कहेंगे कोर्ट तो पहले भी था, जिस फॉर्मेट में आज है उस फॉर्मेट में पहले आया। आप कहेंगे कि ये तो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट में लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट लाया गया था, ब्रिटिशर्स लेके आए थे, उन्होंने बोला भी था ये फेडरल कोर्ट है या ये सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बात ये आई कि वो उनको अपने लिए इस्तेमाल करते थे, बेसिकली कंपनी के करप्शन केसेस को यूज करते थे। वो ऐसा टॉप का कोर्ट नहीं हुआ करता था कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो ये इस फॉर्मेट में, माने वो जो पूरा इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ जुडिशरी जो इंडिया में है, उसका एपेक्स कोर्ट के रूप में, माने टॉप कोर्ट के रूप में 26 जनवरी 1950 में ही आया है। ये बात समझ में आई? ठीक, अब देखो अब क्या होगा। स्टेट काउंसिल इलेक्शन डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट स्टेट काउंसिल इलेक्शन। अच्छा इलेक्शन समझाने थे, समझा देंगे। अब ये शुरू कर दिया तो इसको कर देते हैं, ठीक है ना। आओ तो नहीं, अगर नौकरी लग जाए तो जरूर जाना भाई, नौकरी लग जाए तो जरूर जाना। हाँ, लास्ट क्लास जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, माने लेजिस्लेटिव असेंबली थी। शायद मुझे आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल से बताना था, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जस्ट बाद का टॉपिक ये है। लेजिस्लेटिव काउंसिल हम आपको अंत में समझा देंगे, ठीक, डोंट वरी। हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की जगह हमने यहीं से उठा लिया लेक्चर को, तो इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल हम आपको समझा देंगे, इसके बाद जुडिशरी के बाद समझा देंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। अच्छा, अब देखो 124 से लेकर के 147 तक डील करते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट होगा, और कहां पर? पार्ट 5, भाग कौन सा है? भाग 5 है भारतीय संविधान का, आर्टिकल नंबर 124। अब ये बोलता क्या है, एक एक आर्टिकल देखते हैं। पहले तो यहां पर आ जाएंगे, अभी हम लोग पहले यहां पर आइएगा जरा, इस पे देखेंगे फिर बाकी बात करेंगे। बोलता है देखो ऐसा है, अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 1 कहता है कि देखिए देश में एक चीफ जस्टिस होंगे और 7 और जजेस होंगे। लेकिन एक मिनट यार, इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 1 + 7 यार यही जजेस हुए यार, कुल मिला के 8 जजेस होने चाहिए थे। लेकिन अगर आज की मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, माने, और ये 34 कैसे हैं? ये 1 + 33 हैं, माने ये जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और ये जो है ये अदर जजेस हैं, ये ओजेईज बोलेंगे इनको, ओजेईज। तो ये क्यों होता है? एक्चुअल में इसी में एक और बात भी बोली गई है कि पार्लियामेंट के हाथ में होगा कि उसको कितने जजेस रखने हैं। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक रिकमेंडेशन, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट से कि प्लीज इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बेसिस पर, ये पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है कि वो बात माने ही माने, उसके बेसिस पे वो अगर अप्रूवल दे देते हैं, अगर दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा, दोनों लोग मान जाते हैं कि ठीक है हमें जजेस की संख्या इंक्रीज करनी चाहिए, तो इंक्रीज होगा, अन्यथा इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या है, इनिशियली हमारे वहां जब सुप्रीम कोर्ट आया था तो 1 + 7 जजेस हुआ करते थे, फिर साल दर साल बढ़ते चले गए यहां पर जजेस। आपको ये याद नहीं करना है, ये सिर्फ एक आइडिया देखो। फिर 1968 में क्या किया, जजेस को बढ़ा के 14 कर दिया। 1978 में क्या किया, 18 किया। फिर 1986 में 26 करा, 2009 में 31 करा, ठीक। और अभी रिसेंटली क्या किया, यहां पर अभी इस समय क्या कर दिया गया, इसी स्ट्रेंथ को 34 कर दिया। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मतलब इससे ज्यादा स्ट्रेंथ जो है, जो सेंसस 2001 के सेंसस के आधार के ऊपर ये है, तो इससे ज्यादा जनसंख्या आप जजेस की नहीं रख सकते, ये मैक्सिमम है ये, ठीक। अब अगर आगे सेंसस आएगा रिजल्ट, उसके बाद हो सकता है सीट्स बढ़ा दी जाए, नंबर ऑफ जजेस बढ़ा दिए जाएं, बट अभी अगर आप 1-2 साल, जब तक सेंसस का रिजल्ट नहीं आता, आप नहीं बढ़ा सकते तब तक के लिए, ठीक है। या पार्लियामेंट को नया लॉ नहीं पास करती है इसके लिए, तब तक आप जजेस की संख्या आप नहीं बढ़ा सकते। ये मैक्सिमम संख्या पे इस समय चल रहे हैं। अच्छा, फिर क्या है, कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को? तो आर्टिकल 124 ही हमें बताता है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, यहां पर बहुत ध्यान से सुनना जरा। आप एक चीज देखिएगा, आर्टिकल 124 क्या बोलता है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब यहां पर हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताते हैं, सुनिएगा। ये जो पीछे पूरी आप देख रहे हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और यहां आप देख रहे हैं कोलेजियम सिस्टम। अब देखिए हुआ क्या, आर्टिकल 124 क्या कहता है, सुनना। आर्टिकल 124 बोलता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे ऑन न्यू चीफ जस्टिस या फिर ऑन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर से सुनना मेरी बात को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
एडवाइस देंगे किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि अब नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो कौन होने चाहिए। इसकी एडवाइस कहां से आएगी? इसकी एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देंगे प्रेसिडेंट साहब को। ये मामला ऐसे ही चलता चला जा रहा था, लेकिन फिर एक मिनट, एक बार एक का दिमाग सनका, थोड़ा सा खटका। उन्होंने बोला एक मिनट, तुम एडवाइस दोगे, ये संविधान में लिखा है, लेकिन हम वो एडवाइस लेंगे, क्या ये संविधान में लिखा हुआ है? बोले भाई साहब ये तो गलत चीज पकड़ ली। आप बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इनका कहना था कि भाई तुम एडवाइस दोगे, ये संविधान में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एडवाइस उसी समय लेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो 1981 में क्या हुआ? एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1981 में फर्स्ट जजेस केस आया। 1981 में सुनना यहां कहानी, 1981 में क्या हुआ? यहां फर्स्ट जजेस केस आया, जहां पर यह बात आई, फर्स्ट जजेस केस, जहां पर यह बात आई कि ये जो एडवाइस दी जा रही है, क्या इसका मतलब कंकरेंस है? सुप्रीम कोर्ट में यह केस गया, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको प्यार से फर्स्ट जजेस केस बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एडवाइस इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस। कंकरेंस का मतलब होता है बात मानना, तो एडवाइस इज नॉट इक्वल टू कंकरेंस, माने कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एडवाइस दे दी कि साहब ऐसा, मिश्रा जी ने एडवाइस दी साहब ऐसा है, गुप्ता जी को बना दीजिए, बहुत काबिल आदमी है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने ना माने ये उनके ऊपर है। तो 1983 में ये बात आई और फिर ठंडे बस्ते में डाल दी गई, बोलेगा ठीक है हो गई बात। अब फिर क्या हुआ? अब इसके बाद फिर से ये बात आई 1993 में। क्या हुआ? अब 1993 में ये बात फिर से गई, कहां पर? फिर से कोर्ट चली गई, फिर से कुछ लॉयर्स जो थे फिर उन्होंने फाइल कर दिया। कब? 1993 में। तो 1993 में जब यही केस फिर से फाइल करा गया, इसको बोलते हैं सेकंड जजेस केस। सेकंड जजेस केस में क्या हुआ? बोला गया फिर से यही बात, देखो कि एडवाइस क्या कंकरेंस है, जबकि पहला वाला फैसला ऑलरेडी बोल दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था नहीं, संविधान में लिखा हुआ है कि एडवाइस देंगे, और अगर एडवाइस माने ना माने ये तो प्रेसिडेंट के ऊपर है। माने देखा जाए तो 19 अभी तक क्या हो रहा है? अभी तक प्रेसिडेंट की जो इच्छा है वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जज हुआ करता था। जो प्रेसिडेंट चाहेंगे, और प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट वही चाहते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहते हैं। बोलो हाँ या ना? तो टेक्निकली देखा जाए तो वही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहेंगे वही देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। आप बात समझ रहे हैं? वही देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो फिर यार ऐसे में तो फिर इसका मतलब आप सरकार अगर कोई भी लॉ चाहे आराम से निकाले, क्योंकि सरकार का ही आदमी तो चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है, तो फिर सरकार को कोई भी लॉ अगर लगाना हो, कुछ भी लगाए, कितनी भी लॉलेसनेस कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार का ही तो आदमी बैठा हुआ है वहां पर चीफ जस्टिस बन के। बोलो हाँ या ना? बोले ये बात समझ में आ रही है? ठीक, आप समझना जरा। अब देखना अब क्या करेंगे यहां पर बेमानी तो है ही है। तो अब सेकंड जजेस केस में फिर क्या हुआ? सेकंड जजेस केस में क्या किया गया कि फिर से यह बात लाई गई सुप्रीम कोर्ट के सामने। बोले साहब ये तो मतलब ये तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां पर हुई? तो एक्चुअल में जुडिशरी, टेक्निकली जुडिशरी वाज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जुडिशरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट ही तो हो गई, उससे बड़ा क्या था? फिर 1993 में अब एक बिल्कुल ही बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। इन्होंने ये बोल दिया कि एडवाइस इज इक्वल टू कंकरेंस। आपको जया बहन की आवाज सुनाई पड़ रही है? हे माता जी, आपको आवाज सुनाई पड़ी कानों में अपने? 1993 का सेकंड जजेस केस जिसने बोल दिया एडवाइस इज इक्वल टू कंकरेंस। बोले अगर अपन ने एडवाइस दे दी तो तुमको माननी ही पड़ेगी। माने एकाएक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर को कट कर दिया, प्राइम मिनिस्टर की पावर को कट कर दिया, और जुडिशरी को एकदम से इंडिपेंडेंट कर दिया। राइट। तो अब यहां क्या हुआ? बोले अब ऐसा है, अगर अब यहां पर कोलेजियम सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। कोलेजियम सिस्टम क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कौन जज अपॉइंट होंगे, कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, कौन डिसाइड करेगा? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी के होंगे, प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, प्लस 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। बोले ये कोलेजियम सिस्टम है। बोले ये लोग जो भी नाम अगर चिट्ठी में लिख के नाम देते हैं, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर दीजिए, प्रेसिडेंट साहब नो इफ नो बट, सीधा अपॉइंट करेंगे। वो इसमें से कुछ नहीं, इसमें से चेंजेस नहीं कर सकते, सवाल नहीं पूछ सकते, जो बोल दिया सो बोल दिया, बिकॉज एडवाइस इज इक्वल टू कंकरेंस। 1993 सेकंड जजेस केस ने ये बात बोल दी। तो आज के टाइम पर ऐसा है कि जुडिशरी खुद ही अपने आप को रिक्रूट करती है, जुडिशरी को कोई और रिक्रूट नहीं करता। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये लोग खुद ही अपने आप को अपॉइंट करते हैं। इवन द चीफ जस्टिस एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज वेल, ये भी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं, इनको भी कोई अपॉइंट नहीं करता है। बोलिए यहां तक की बात समझ में आई?
हाँ, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट के, सही बात है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होता। सी आपको क्या लगता है 1975 की इमरजेंसी हमारे वहां कैसे लग गई? कोर्ट वहां बैठा रहा और कोई, भाई सरकार ने क्या इमरजेंसी लगने का कारण क्या था बताओ? कुछ नहीं। इंदिरा गांधी जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस हार गई थी, उनका इलेक्शन नल एंड वॉइड होने वाला था क्योंकि उनके जो पेपर्स लगाए थे उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए, वो पेपर्स गलत थे। अब गलत पेपर्स के दम पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और उसमें वो जीत भी गई थी रायबरेली से। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि हां आप दोषी हैं, आपको सजा सुनाएंगे हम 15 दिन बाद। अब उन 15 दिन के बीच में उन्होंने देश में इमरजेंसी लगवा दी और अपनी पोजीशन को इम्यून करवा दिया कि मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम नहीं, जैसे प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी होती है, प्राइम मिनिस्टर को भी इम्यूनिटी दिलवा दी, अपने आप ही लॉ बना करके खुद ही पास कर लिया ऑर्डिनेंस के तौर पर। और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। व्हाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट वाज मेयर स्पेक्टेटिंग देयर, सिर्फ वो देख रहे थे कि हो क्या रहा है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अपॉइंट किया था उनको, चली जाती गद्दी वहां पर। आइए फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर 1998 में क्या हुआ? थर्ड जजेस केस। अब इसी चीज को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1998 में क्या हुआ, जब थर्ड जजेस केस आया तो इन्होंने बोला कि फिर से किसने केस कर दिया। बोले देखो ऐसा है, पिछली बार जो हमने लोगों ने सोचा पहले किया था, नहीं था, नहीं, फिर हाँ हो सकता फिर ना हो जाए, लेकिन अब कि ना नहीं हुआ। उन्होंने बोला बिल्कुल सही सिस्टम है और कोलेजियम सिस्टम जो है, लोग बोले साहब ये क्या बात होती है, ये बेकार तरीका है। सरकार बोली तो बहुत बेकार तरीका है, खाली 3 लोग मिल करके अपने आपस में रिक्रूटमेंट कर देंगे। बोले बात तो सही कह रहे, 3 लोग नहीं, ज्यादा होने चाहिए ना, 5 कर लेते हैं। तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस, ये आज का कोलेजियम सिस्टम है। मतलब 1998 से बना हुआ है ये। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये लोग मिलकर के कोलेजियम सिस्टम बनाते हैं। और यहीं से क्या होता है, ये लोग मिलकर के कोलेजियम सिस्टम बनाते हैं और यहीं से क्या होगा, यहीं से अब क्या हो रहा है, यहीं से अब सारे रिक्रूटमेंट होते हैं जजेस के। यही कोलेजियम सिस्टम अपॉइंट नाम देता है कि भाई ऐसा ऐसी कहानी होगी। अब फिर सरकार इस बात से बहुत परेशान थी। अब 2014 में जब नई सरकार आई तो उन्होंने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करने की सोची। सुनना, अब उन्होंने अब ये परेशान थे कि भाई हर चीज में तो जुडिशरी अपने आप को अलग रखी, सरकार कुछ भी गलत करे तो जुडिशरी तुरंत पहुंच जाए कि नहीं भाई आप ये गलत कर रहे हैं। कभी कभी सरकार को लगता था कि जुडिशरी जरूरत से ज्यादा एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अब जुडिशरी ने क्या किया, बोल दिया कि आप हिमालय में सड़कें नहीं बनाएंगे, आप लद्दाख में सड़कें मत बनाइए, वहां पे इससे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो सरकार ने बोला भाई वो इश्यू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, अगर हम नहीं बनाएंगे तो चाइना बना के वहां का यही कैप्चर कर लेगा। तो जब जमीन ही नहीं रहेगी तो आप वहां बचाएंगे क्या फिर वहां पर? तो अब एक तरफ जुडिशरी कह रही थी नहीं हम ऑर्डर इशू कर रहे हैं, आप वहां कुछ नहीं करेंगे। सरकार कह रही थी बैठे रहो ऑर्डर लेकर के, हमको ऐसा है नेशनल सिक्योरिटी का मामला, इसमें हम किसी के नहीं सुनते हैं। सर अभी भी ये केस है उत्तराखंड में, जमीन बचाने उत्तराखंड के कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, बोले साहब हमारी जमीन देखिए, यहाँ पर बड़ी बड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं ट्रक, ताकि आर्मी के ट्रक ऊपर जा पाए, और यहाँ पे हम यहाँ इस वजह से हमारे लैंडस्लाइड आ रहे हैं, इस वजह से इतने सारे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला रोक लगाओ यहाँ पर। गवर्नमेंट बोली ऐसा है बैठे रहिए, हम रोक नहीं लगाएंगे। ऑर्डर के बावजूद बोले हम रोक नहीं लगाएंगे। क्यों? नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी के मामले में हम किसी से नहीं सुनते, हम ये काम जारी रखेंगे। तो इनके बीच में टसल चल रही है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में टसल चलती है। तो इन्होंने क्या किया, 2014 में इन्होंने सोचा ऐसा करते हैं अपॉइंटमेंट कमीशन ही बदल देते हैं, एनजेएसी लेकर के आ जाते हैं। तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आए, जो कि बाद में हालांकि 99 था बिल, तो खैर ये बड़ा था, 99 नहीं था। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में लेकर के आया और लागू हो गया। इसके तहत क्या था, इसमें सरकार के भी लोग, अब एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सरकार के लोग होंगे, लॉ मिनिस्टर होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, अदर जजेस होंगे, और ये एक पूरा कमीशन जो है ये अब अपॉइंटमेंट करेगा। माने जुडिशियल अपॉइंटमेंट में भी क्या हो गया, अब सरकार का हस्तक्षेप हो गया। तो इसीलिए अब इन्होंने 2014 में ये एक्ट इन्होंने पास कर दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू की, कि अगर कोई लॉ संविधान को क्या कर रहा है, संविधान को बाईपास कर रहा है, तो उसको स्ट्राइक डाउन करने का, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अगर कोई लॉ तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दो। तो 2015 में इन्होंने एनजेएसी को हटा दिया और वापस से कोलेजियम सिस्टम को रिस्टोर कर दिया। बात समझ आई? बोलिए एकदम बढ़िया से। इसके बाद होगी दिनेश, इसके बाद होगी हिस्ट्री ज्योग्राफी। चलो तो यहां तक की बात। 40 अदर जजेस मत बोलना, 4 अदर जजेस हैं, वो ओजेस है, जीरो नहीं है, वो ओ है, जीरो नहीं है। समझ गए? क्लियर? चलो तो यहां तक की बात आ गई कि कैसे यहां पर हम लोग जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी किस तरीके से होता है, एनजेएसी क्या होता है और कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। अब आप समझ गए?
3 जजेस केस क्या है? अंडर एट अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आर मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। इसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग नहीं, क्योंकि संविधान में कहीं लिखा ही नहीं हुआ है। आर्टिकल 124 बोलता है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट जिसको सही समझेंगे वो करेंगे। अब फिलहाल देखिए दोनों ही सिस्टम एग्जैक्टली सही तो दोनों ही सिस्टम नहीं है। अच्छा, एनजेएसी में क्या होने वाला था? एनजेएसी में कह रहे थे साहब 6 लोग होंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे, माने 3 लोग तो ये हो गए, और बचे 3 लोग कौन होंगे? लॉ मिनिस्टर होंगे एक, और 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। वो एमिनेंट पर्सन कौन होंगे? जिनको सरकार नॉमिनेट करेगी। तो माने 6 लोगों में से 3 लोग सरकार के हो गए और 3 लोग जुडिशरी के हो गए, तो वो टसल क्रिएट हो जाएगी, इसीलिए एनजेएसी को नहीं लागू करा गया। ठीक, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपको समझ आ गया है, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। पावर किसकी ज्यादा है, एडिशरी या फिर जुडिशरी? यार ये देखो, ये सब्जेक्टिव मैटर है, ऐसा नहीं कह सकते कि पावर किसकी ज्यादा है। अब एग्जीक्यूटिव की पावर देखी जाए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ जब वो लॉ से ऊपर जाएंगी, जैसे जुडिशरी कुछ कर नहीं सकती, जैसे देखिए अब यही बात है, सिर्फ सजा दे सकती है और कोई पावर नहीं है, बट वो सजा किसी को भी दे सकती है। फिर उसके पास में ये सुप्रीम पावर है कि वो किसी को भी सजा दे सकती है। तो जितनी पावर जुडिशरी के पास है, वो अपनी खुद की एक्सट्रीम पावर है उनके पास में, उसका कोई भी फिर उनसे नहीं टक्कर ले सकता है। अच्छा, क्वालिफिकेशंस क्या है जजेस की? अगर बात करूं तो एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं है। 5 साल के लिए क्या होना चाहिए? या तो जैसे मान लीजिए बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की, चीफ जस्टिस की नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या चीज होनी चाहिए? या तो सर्व एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या तो मान लीजिए 5 साल के लिए हाई कोर्ट में जज रहे हो। अच्छा, इस लाइन से कंफ्यूज मत होना, सर्व्ड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 2 और मोर हाई कोर्ट कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स। एक्चुअल में क्या होता है, संविधान ना कई चीजों को ना अननेसेसरी थोड़ा टिपिकल भी करता है। अगर यहां पर एक्चुअल में इन्होंने क्या किया, सर्व्ड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, अगर वो खाली इतना ले लेते ना तो लोग भी एक से एक हैं, लोग बहस करने पहुंच जाते हैं। यहां तो सर्व्ड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट है, मतलब एक हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। और फलाने साहब ने तो 3 हाई कोर्ट में रहे हैं 2 साल के लिए, तो फिर वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया, या तो एक ही हाई कोर्ट में मिनिमम 5 साल रहे हो, या फिर और मोर हाई कोर्ट्स कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, या 2 या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्योंकि यहां पर एक एक वर्ड, एक लेटर को लेकर के लड़ाई हो सकती है, तो इसीलिए इन्होंने इतना उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। या फिर हाई कोर्ट के जज रहे, या फिर हाई कोर्ट के लॉयर रहे हो 10 साल के लिए, या फिर प्रेसिडेंट की नजरों में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट रहे हो। देखो ये सब इतना देने का क्या ही मतलब बनता है जब एंड में यही बोल दिया। ठीक, चलो आगे बढ़े, आओ नेक्स्ट कहानी पर आए। इतनी बात समझ में आई? सुनिएगा, अभी आपको जो भी सवाल पूछना है ना, स्टैटिक से रिलेटेड जो सवाल पूछना है, आप हमसे अंत में पूछ लीजिएगा। हम 5-7 मिनट के रुकते हैं, आपके डाउट्स तो पूछते हैं, हमसे पूछ लीजिएगा, आपको डिटेल में सब बता देंगे। ठीक है, चलिए आइए। प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। अब जरा ध्यान से सुनो, प्रोसीजर फॉर रिमूवल क्या होता है। देखिए, रिमूवल का प्रोसेस ये होता है, एक जज साहब के अगेंस्ट ये रिमूवल का प्रोसेस हो भी चुका है, जस्टिस वी रामास्वामी। अब जस्टिस वी रामास्वामी जो थे, हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे उस समय ये, फिर बाद में चीफ जस्टिस भी हुए थे ये। तो जस्टिस वी रामास्वामी ने क्या किया, एक ही ग्राउंड होता है आर्टिकल 124 के तहत कि कब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हो, और वो ग्राउंड होता है मिसबिहेवियर। क्या? किसका बिहेवियर? मिस का बिहेवियर, मिसबिहेवियर। तो अगर आप मिसबिहेवियर कर रहे हैं, ये ग्राउंड होता है खाली, मिसबिहेवियर के ग्राउंड के ऊपर आपको हटाया जा सकता है। देखो, मिसबिहेवियर, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अब ये क्या होता है समझना, प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर ये चीज। अब देखना तो कहानी क्या होगा। एक सवाल आया है अनुष्का का, सर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट 1773, 1935 या 1950? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। अगर ऑप्शन में 1773 होता है तो 1773 करेक्ट करोगे, क्योंकि वो एक्चुअल में वो बात कर रहा है कि फिर पहली बार सुप्रीम कोर्ट वर्ड इंडिया में कब आया, वो तब की बात कर रहा है, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के हिसाब से होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब देखो, अब बात करते हैं यहां पर और आगे बढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए, एक हुआ करते थे जस्टिस वी रामास्वामी, सुप्रीम कोर्ट जज थे, जस्टिस वी रामास्वामी। जस्टिस वी रामास्वामी जब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा थे, तो उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस पे साहब मतलब 3-3 लाख, 8-8 लाख, 5-5 लाख
क्या हो रहा है? 5 लाख का बिल, 5 लाख का बिल साहब, जस्टिस वी रामास्वामी के उसके ऊपर सोफे आ रहे हैं उनके वहां पर। फिर क्या हो रहा है साहब? 5-5 लाख के वो साहब उनके वहां टेबल बननी है। 10-10 लाख, वो भी आज से कम 20-30 साल पहले 10-10 लाख, वो क्या साहब जस्टिस वी रामास्वामी के घर पे फर्नीचर बन रहा है, लाखों लाखों के सामान, वहां पता चला टोटल बिल करोड़ों में पहुंच रहा है। किस चीज का? जस्टिस वी रामास्वामी का साहब घर बन रहा है इस समय, ऑफिशियल रेजिडेंस में अलग एक्स्ट्रा वैकेंट खर्चे चल रहे हैं एकदम। तब फिर ये बात आई कि ये तो गलत है। तो अब इस चीज के लिए क्या किया गया? इम्पीचमेंट लाया गया। इम्पीचमेंट वर्ड नहीं यूज किया था इनके लिए कभी भी। अब देखो इनको बोला गया कि इनको चलो हटाते हैं। अब ये एमपीज की आंखों में खटकने लगे। अब बात है इनको हटाते हैं, तो कैसे हटाने का प्रोसेस होता है ये समझो। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो जाहिर सी बात है कोई अनु आदमी तो है नहीं, है ना। एक बहुत ही ज्यादा सम्मानजनक व्यक्ति है। तो अगर इतने सम्मानजनक व्यक्ति हैं और इनको हटाने की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाएगा? बोले इसके लिए एक काम करते हैं। सबसे पहले तो एक काम जो किया जाएगा वो ये होगा, पहले तो आप लोकसभा में ला रहे हो ये या राज्यसभा में ला रहे हो। देखो एक चीज होती है मोशन, एक होता है रेजोल्यूशन। सुनना, जब भी अगर हम मोशन की बात करते हैं तो मोशंस कभी किसी को हटाते वटाते नहीं है। जैसे मोशन एक होता है मोशन, एक होता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन तो मोशन और रेजोल्यूशन, तो मोशन का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मान लो लोकसभा में, मान लो कोई लोकसभा का एमपी कहता है कि यार इन जज को हटाना पड़ेगा, तो अब उनके ऊपर ऐसा थोड़ी ना गए और सीधे बोला ऐसा है मैं जज के ऊपर जज को हटाने जा रहा हूं, बताओ कितने लोग हाथ उठाओगे, जज को हटा दिया जाए। भाई वो जज है सुप्रीम कोर्ट के, आप उनके लिए ऐसे नहीं बोल सकते, इज अ रेस्पेक्टेबल फेलो, कितनी इज्जत चली जाएगी उनकी। तो इसीलिए मोशन अगर आप लोकसभा में ला रहे हो तो आपको पहले तो मोशन आप इंट्रोड्यूस करते हो कि भाई देखो मुझे जज के ऊपर ऐसा ऐसा मुझे शक है और मैं चाहता हूं इनके ऊपर इंक्वायरी हो, और आप अपनी तरफ से अपने प्रूफ दिखाते हो। 100 लोग अगर इस बात से राजी, अगर लोकसभा में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है तो 100 लोग राजी होने चाहिए, हाँ भाई इनके अगेंस्ट मोशन चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। सिमिलरली अगर राज्यसभा में हो रहा है तो 50 लोग राजी होने चाहिए कि हाँ भाई ठीक है इनके अगेंस्ट चलना चाहिए, इनके अगेंस्ट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये मोशन पास हो जाता है तब इंक्वायरी पैनल बैठता है। एक बार मोशन मान लो पास हो गया, अगर लोकसभा में था तो 100 लोग, अगर राज्यसभा से थे तो 50 लोग। अगर मोशन पास हो गया अब इंक्वायरी पैनल बैठेगा, ठीक है। नाउ इंक्वायरी पैनल बैठने का मतलब क्या हुआ? अब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, इसके बाद इसमें 2 जजेस ऑफ हाईकोर्ट जहां पे यहां पर, इसके बाद इसमें हाईकोर्ट के जजेस होंगे, ये चीजें इसमें होती हैं। अब इंक्वायरी होगी, अब मान लो इंक्वायरी में भी अगर ये पाए गए तो क्या होगा, कोई बता? चलिए अब देखना अब क्या होगा। अब यहां पर जब ये कमेटी ने क्या किया, सुनना, अब देखिए अब क्या करेंगे। जब यहां पर इन्होंने कमेटी ने पाया कि भाई अगर आप कमेटी ने पाली, इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने पाया कि हाँ आपने गड़बड़ करी है, तो उस केस में वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं टेबल के ऊपर। वो लोकसभा में, मान लो लोकसभा में इनिशिएट हुआ था ये, तो लोकसभा में वो अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, हाँ भाई इन्होंने गड़बड़ तो करी है। तो अब फिर क्या होगा, फिर रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर 2/3 मेजोरिटी से ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 2/3 मेजोरिटी से क्या हुआ, अगर लोकसभा ने पास कर दिया और फिर वही चीज राज्यसभा में भी जाती है, अगर राज्यसभा ने भी 2/3 मेजोरिटी से पास कर दिया, तब फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट माने जाते हैं कि उनको हट गए हैं। वो बात समझ में आई बढ़िया से? क्या कहते हैं? एक बार पढ़ लो आराम से, देखो एक बार रीडिंग मार जाओ। आज तक सिर्फ जस्टिस वी रामास्वामी के केस में ऐसा हुआ है और किसी भी केस में ऐसा नहीं हुआ है। हो गया? अच्छा, अब आप यहां कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे आपने तो मोशन को पास करने के लिए 100 लोग बताए थे और 50 लोग बताए थे, यहां तो ऐसा लिखा हुआ है। ओरिजिनल संविधान ये चीज लिखता था, लेकिन एक जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में आया था, उसने ये नंबर्स दिए हैं। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में आया था, उसने ये नंबर्स दिए हैं कि भाई 100 लोकसभा में और 50 राज्यसभा में, ये होना चाहिए।
ठीक है, यहां तक की बात बढ़िया समझ में आ गई आपको। अच्छा, सिर्फ आज तक एक ही बार ऐसा हुआ और वो कौन है, एक व्यक्ति जो है जिन्होंने ऐसा किया है वो है जस्टिस वी रामास्वामी। सिर्फ उन्हीं के अगेंस्ट शुरुआत हुई थी, पास उनके अगेंस्ट में नहीं हो पाया था। कारण क्या था कि जो उस समय की रूलिंग पार्टी थी, हुआ क्या था, ये मोशन आया था राज्यसभा में, तो राज्यसभा में तो ये मोशन पास हो गया था, बट जब लोकसभा भेजा गया और लोकसभा में वहां की सरकार राजी नहीं हुई, लोकसभा में जो उस समय सरकार थी वो राजी नहीं हुई, वो एब्सेंट हो गए, वोटिंग से ही एब्सटेन कर गए। अब वोटिंग से एब्सटेन कर गए तो फिर जाहिर सी बात है 2/3 मेजोरिटी हो ही नहीं पा रही थी, इसलिए ये पास ही नहीं हो पाया। ठीक, तो आज तक कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ ये मोशन। चलो, जजेस इंक्वायरी एक्ट आपको ऑलरेडी बता चुका हूं क्या होता है यहाँ पर, 100 मेंबर 50 मेंबर, यहां तक की बात आपने देख ली। ठीक, कमेटी में ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एमिनेंट जज, ये लोग होते हैं इसमें। काफी हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी यहां बनाई जाती है। जस्टिस वी रामास्वामी। चलो, अब जरा इसको पढ़ दे लीजिएगा जरा एक बार, सब तो बता चुका हूं इसमें। अमेंडमेंट्स में भी सेम प्रोसेस है। अमेंडमेंट्स का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी सेम ही चीज होती है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। अभी मेजोरिटी समझाते हैं आपको, ये भी बता चुका हूं आपको, कॉलेजियन सिस्टम में बता चुका हूं आपको, एक नजर डाल लो खाली, एक नजर डाल लो खाली। अब इसको 3 जजेस केस बोलते थे, क्योंकि पहले क्या होता था 1+2 होता था, अब चीफ जस्टिस इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गया है अब। और कॉलेजियम का काम क्या क्या है, जजेस अपॉइंट करना सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के भी, साथ ही साथ एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज का ट्रांसफर भी कॉलेजियम ही देखता है। पढ़ डालिए एक बार। रेजोल्यूशन का मतलब होता है द रिजॉल्व ऑफ द हाउस, मतलब लोगों ने फैसला कर लिया। तो कितने लोगों ने फैसला करा, मिनिमम 2/3 लोगों ने फैसला कर लिया चाहिए भाई हटाना ही हटाना है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब किसी भी चीज का फैसला। एक बार पढ़ डालिए जल्दी से, फिर आगे बढ़े। चलें आगे, आओ आओ आओ, चलते हैं आगे, आओ। देखो भाई, ये सब आपको बता चुका हूं, ये अलग अलग केसेस हुए, आपको याद नहीं रखना है, बस एक आइडिया बता रहा था। और इनको क्या होता है, ओथ कौन दिलवाता है, ओथ दिलवाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दिलवाते हैं इनको ओथ। चलिए, अच्छा टेन्योर क्या है, टेन्योर इनका फिक्स नहीं है। आज तक महिला जजेस की बात करी जाए, देखिए फर्स्ट जज की बात करी जाए सुप्रीम कोर्ट के, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, जस्टिस हरिलाल जे कन्या, हरिलाल जमनालाल जे कानिया। ये पहले जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। पहली महिला जज की बात करी जाए, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही हैं। अगर महिला जज की बात करी जाए तो वो थी जस्टिस फातिमा बीवी, ये पहली महिला जज रही हैं सुप्रीम कोर्ट की। और इनका एज, रिटायरमेंट एज कितना होता है, देखो सुप्रीम कोर्ट का होता है 65 साल और हाई कोर्ट का होता है 62 साल। 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट, 62 ईयर्स हाई कोर्ट। आर्टिकल 124 में ही सब कुछ लिखा हुआ है। रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को। और रिमूवल आपने पूरा कहानी देखी ली है। इस समय कौन कौन है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, अभी प्रेजेंट में कौन कौन है, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना एंड बिला तिवारी। ये 4 जजेस हैं जो इस समय अभी के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं। अच्छा, फिर बात करेंगे सैलरी कितनी होती है। देखिए, हमने आपको एक चीज बताई थी कि सैलरी और पेंशन आजकल पूछता है, तो सैलरी जो है वो आर्टिकल 125 में दी हुई है, 2,80,000 तनख्वाह। जितनी तनख्वाह होती है उसकी 50% इनकी पेंशन होती है। तो पेंशन कितनी होगी, 1,40,000, 2,50,000 का 1,25,000। ये हाई कोर्ट की बात करें तो 2.5 लाख, तो एक बार इसका आधा, एग्जैक्टली आधा होता है। तो पेंशन इज ऑलवेज 50% ऑफ द सैलरी। हो गया। कॉलेजियम ऐसा कुछ नहीं है कि कितने ईयर बाद चेंज होता है, ये फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता अनलेस और अनटिल सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई केस ना पहुंचे, कोई ऐसा केस पहुंचे ना कि जिसको चेंज करने की आवश्यकता पड़े, तब तक नहीं होता है। जब तक कोई केस पहुंचा है कि हाँ भाई इसको चेंज करिए या बताइए क्या होगा, तो उस केस में खाली चेंजेस की बात होती है। ठीक,
हाईकोर्ट के जजेस को भी कोलेजियम ही देखता है। हाईकोर्ट के जजेस, उनका ट्रांसफर्स, ये सारी चीजें भी कोलेजियम ही डील करता है। अच्छा ये बताइए, हाईकोर्ट के अगर चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? कौन करेगा? क्या उसमें अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बताओ और हाईकोर्ट के अदर जजेस के बारे में बताओ, क्या लगता है आप लोगों को? देखो, हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो क्या करते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मेन कोलेजियम जो होता है 1+4 जजेस का, वो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, वो लोग जो होते हैं, ये 5 लोग हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त करते हैं। फिर अदर जजेस ऑफ द हाईकोर्ट जो होते हैं, तो वो कोलेजियम प्लस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अदर जजेस ऑफ हाईकोर्ट को रिकमेंड करते हैं। अब बात समझ आ गई है? ठीक। और इसी में गवर्नर का, उस राज्य के गवर्नर का, अदर जजेस के टाइम पर उस राज्य के गवर्नर का भी मत लिया जाता है कि बताइए ये ठीक है। हालांकि उनकी एडवाइस कोई मायने नहीं रखती, बाउंडेबल नहीं होती है, बट उनका एक राय ली जाती है उनकी। ठीक है। अभी जब हम लोग आएंगे हाईकोर्ट पे तो हम डिटेल में बता देंगे आपको उस समय। चलिए, आर्टिकल 126 क्या बोलता है? बोलता है कि भाई देखिए, अगर ऐसा है आपको एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ही अपॉइंट करना होगा। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, या फिर मान लीजिए उन्हें कोई समस्या होती है, वेकेंट हो जाती है, या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, टेम्पररी एस्पेंड होते हैं, तो हमारे पास प्रोविजन है कि आप एक ऑल्टरनेटिव आप एक रख सकते हैं कि उस समय के लिए एडहॉक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप अपॉइंट कर सकते हैं। एडहॉक जजेस की बात क्या होती है? एडहॉक जजेस, अच्छा एडहॉक, एक्टिंग और एडहॉक में डिफरेंस है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब आपने क्या किया, अगर चीफ जस्टिस मान लो एकदम से खत्म हो गए, अब अगले चीफ जस्टिस बनने में थोड़ा ना टाइम लगेगा ना, तब तक क्या होता है, नॉर्मली सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं वही चीफ जस्टिस बन जाते हैं नॉर्मली। लेकिन अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब समझो एडहॉक का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कभी केस का वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में क्या करा जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको बोलते हैं, तो उस केस में कुछ टेम्परेरी जजेस जो हैं वो उनको एडहॉक जजेस के रूप में उनको ला सकते हैं केस का वर्कलोड कम करने के लिए। तो ये क्या हुआ, व्हेनेवर द नंबर ऑफ परमानेंट जजेस इज फॉलिंग शॉर्ट टू मीट द कोरम। अच्छा, कोरम का मतलब क्या होता है? अभी तो कोरम का कोई सेंस नहीं बना। कोरम मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ जजेस जिनसे कोर्ट की कार्यवाही शुरू करी जा सके सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 2 है। कोरम इस समय 2 है, तो 2 से कम तो कभी नहीं हो पाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। अच्छा, कैसे होगा ये प्रेसिडेंट साहब से अप्रूवल लेने के बाद ही होता है। और अगर जैसे देखो ये सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में अदर जज अदर जज अदर जज है। अब इनका मन करता है यार यहाँ इस समय ना हमारे वहां पर जजेस की संख्या कम हो रही है, इनको लेकर के थोड़ी देर के लिए यहां अपॉइंट कर देते हैं, तो पहले इनसे पूछना पड़ेगा और प्रेसिडेंट की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। ये है। अब देखिए ये सारी बातें ऐसी है ना, संविधान में लिख तो दी गई है, लेकिन जब तक इन आर्टिकल्स का यूजेज नहीं होता है ना, तब तक इन पे क्लैरिटी नहीं आती कि इनका इस्तेमाल कैसे होगा। तो जब भी क्या होता है, इनका इस्तेमाल किया जाएगा, फिर कोई ना कोई इस पर टिप्पणी करेगा, नहीं ये असंवैधानिक है, फिर इसके ऊपर डिबेट होगी, फिर ये निकल के आएगा अच्छा इस पूरी चीज का प्रोसेस ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में तो बात लिख दी गई है, अब इसको इंटरप्रेट कौन करेगा? ये सुप्रीम कोर्ट। तो जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब वो आर्टिकल और खिल के आता है सामने। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इतने खिल के क्यों आए हैं? क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर क्या हुआ, ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत सारी बहस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए फंडामेंटल राइट्स में एकदम क्लैरिटी है, एकदम समझे, ये होती है कहानी। चलिए, तो फिर क्या फायदा है गवर्नर का? ऑब्वियसली कोई नहीं ऑब्वियसली कोई नहीं, कोई फायदा नहीं होता इनका। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। आर्टिकल 129 क्या बोलता है? सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, गांव का एक व्यक्ति है, एक घर है मान लीजिए, देखिए एक घर ये है, ये एक घर है और ये एक घर है, इसमें खिड़की है, इसमें खिड़की नहीं है, बड़ा है ये छोटा है। अब यहां से क्या होता है, यहां का एक आदमी आता है, यहां का एक आदमी आता है, मैं आपको ऐसा इनका इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा और बेहतर देता हूं। जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एक व्यक्ति है, उसके घर में क्या हो रहा है, एक उनके मान लीजिए दादाजी हैं जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मान लीजिए कैंसर पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं और पैरालिसिस भी है, कैंसर भी है प्लस पैरालिसिस भी है। ठीक। अब ऐसे में क्या हो रहा है, और एक्सट्रीम एक नर्व्स की भी बीमारी है, नर्व्स की बीमारी जिसको होती है ना, भयंकर दर्दनाक होती है, बहुत दर्द होता है उसमें।
तो नर्व की बीमारी है प्लस कैंसर की बीमारी है प्लस क्या हुआ, प्लस उनको पैरालिसिस भी है। अब ऐसे में क्या हो रहा है, और वो खुद मतलब दिन भर आंख से आंसू ही बहते रहते होंगे, खुद बहुत कष्ट में है। तो ऐसे में एक व्यक्ति ने क्या किया, मान लो उनको ये उसको मेडिकल नॉलेज है, उसने क्या किया, अपने दादाजी को क्या किया, मान लीजिए कि अपने दादाजी को एक इंजेक्शन दे दिया जिससे कि उनके प्राण जो है वो चले गए। अब एक्चुअल में क्या केस फाइल होगा, सुप्रीम, मान लीजिए कोई केस गया कहीं पर, ये केस चलता चलता गया सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, ये केस सुप्रीम कोर्ट में क्या केस जा रहा है, मर्डर का। मान लीजिए बाकी लोगों ने, पुलिस ने क्या किया, इसके ऊपर मर्डर का चार्ज लगाया, ठीक। इसने अपनी पूरी बात सुप्रीम कोर्ट में बोली, इसने अपनी पूरी बात सुप्रीम कोर्ट में बोली। सुप्रीम कोर्ट ने सारी सिचुएशन को देखते हुए इसको बाइज्जत बरी कर दिया, बोला इसने जो किया ये इसने कोई प्रतिशोध की भावना में नहीं, उनके लिए अच्छा हो और उनके लिए बिल्कुल ही दर्दनाक उनकी एक मृत्यु हुई, इसके लिए ये किया है, इसने कोई प्रतिशोध के लिए नहीं किया, इसको ऐसा करते हैं, इसको हम बाइज्जत बरी करते हैं। तो ये केस बन गया कि यार जब अगर किसी ने प्रतिशोध नहीं, उस सामने वाले की मदद करने के लिए ही सामने वाले एलिमेंट को आप लोअर कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि देखिए साहब आज भी एग्जैक्टली सेम केस आया है। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हाँ इडियट्स में राजू के पापा, यार राजू के पापा को खाली पैरालिसिस था यार, मैंने कैंसर नर्व सारी बीमारियां बताई हैं। अब देखो अभी क्या हुआ है, अगर मान लो 20 साल बाद एक ऐसा ही केस किसी लोअर कोर्ट में आता है, तो वकील साहब जो है वो बोल सकते हैं देखिए साहब उस समय सुप्रीम कोर्ट में यही सेम केस था, सेम मतलब सिमिलर, अब लोग अलग हैं, पार्टी अलग है, पहले कोई और पार्टी थी, लेकिन सेम सिनेरियो था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था, बाइज्जत बरी कर रहा था, सिचुएशन को देखते हुए मर्डर का चार्ज नहीं लगाया था, बाइज्जत बरी कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं उनको एज अ सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी ऑर्डर्स को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पर पेश किया जा सकता है, समझे। तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब समझ में आ गया, दैट मींस द डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी केप्ट एज रिकॉर्ड्स एंड एविडेंस। अनदर मीनिंग इज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज द राइट टू पनिश विद कंटेम्प्ट। अच्छा, इसका मतलब ये भी है कि यार अगर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाए तो भाई ये भी पनिश भी कर सकता है भाई आराम से। अच्छा अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ आनंद भाई पर मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। आनंद भाई को तो बाद में लेकिन थोड़ा सा कुछ होश वश आ गया था ना आनंद भाई को, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक की कहानी क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों को, पक्का कोई डाउट नहीं ना किसी तरीके का। आप लोगों का एक काम है आर्टिकल याद करना। देखिए मेरा काम है कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आर्टिकल्स को समझा देना, आपका काम है उन आर्टिकल्स को एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद करना है, ठीक। चलिए शाबाश, आगे आते हैं। अच्छा आर्टिकल 130 क्या बोलता है, ऑल सीट, अच्छा ये एग्जाम में इस बार एसएससी सीजीएल में पूछ लिया ये वाला आर्टिकल। बताओ कौन सा आर्टिकल कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सीट होगी वो दिल्ली में होगी। दिल्ली में होगी, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट कश्मीर में खोल सकते हैं। तो but the chief justice of India has the right to appoint the seat of the Supreme Court somewhere else, but such a decision can be taken only after permission from the president। अब यहां एग्जामिनर फंसाता है, यहां पता है पूरे वर्ड में से यहां पर पार्लियामेंट डाल देगा, बस अब बैठे रहिए। आपको लगेगा अरे यार ऐसे ही तो था शायद, आप जल्दबाजी में टिक कर देते हैं, इनको बहुत ध्यान रखना है इनको, ठीक है। चलो क्लियर हुआ बढ़िया से, आओ। अच्छा अब देखिए टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, कितने प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन होते हैं। तो ये आर्टिकल बोलता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 बोलता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। अब इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है कि ऐसे केस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, उनको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। फिर से, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ होता है कि ऐसे केस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, ऐसे केसेस को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक। तो यहां क्या हुआ, ये ऐसे केस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते हैं, उनको बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। जैसे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो आप ओरिजिनल मतलब आप जिन केसेस के लिए डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, दे आर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हुआ है तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, राइट। दूसरी बात, अगर दो राज्यों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप देखिए, आप किसी के हाई कोर्ट में जाएंगे तो वो हाई कोर्ट तो उसी राज्य का है तो वो राज्य को फेवर करेगा। तो इसीलिए क्या करा गया, अगर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट होता है, एक राज्य और दूसरा राज्य, अगर इन दोनों राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है तो इस केस में क्या किया जाएगा, इन दोनों राज्यों के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों ही राज्यों से एक चीज होगी और वो क्या होगा,
कि इनका केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अगर केंद्र का किसी राज्य के साथ में अगर कोई डिस्प्यूट है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, राज्य और राज्य का डिस्प्यूट है तो भी वो वहीं पर जाएगा। बात समझ आ गई? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं? कर्नाटका वर्सेस तमिलनाडु, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, फिर बाद में ट्राइब्यूनल बना दिया गया था इसी चीज के लिए, कावेरी ट्राइब्यूनल बना दिया गया था। अब एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन समझना। एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो उन चीजों के ऊपर अपील करी जा रही है जो हाई कोर्ट में जिन केसेस का फैसला आ चुका है, आप उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। प्रोवाइड्स फॉर द एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 133 क्या बोलता है कि देखिए ऐसा है, आर्टिकल बोलता है एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स रिलेटेड टू, ये खैर बहुत डीप हो जाएगा, आपको इसका मतलब नहीं है। सिविल केस भी हो सकते हैं, क्रिमिनल केस भी हो सकते हैं। अब ये होता क्या है, स्पेशल परमिशन, ये सब क्या कहानी है समझना, आपको समझा दे रहा हूं ये केसेस क्या होते हैं, ये सब चीजें नहीं पूछेगा, बस इतना पूछता है कि एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा है। आप बोलोगे आर्टिकल 132 जो होता है ये एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन का होता है। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, इनको कट कर दे रहा हूं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब सुनो क्या होता है 132 या सिविल या क्रिमिनल केस। देखिए क्रिमिनल केस वो होता है जिसमें किसी की हानि हुई है, मतलब फिजिकल हानि अगर किसी की हुई है, जैसे किसी का आपने उठा करके मुंडी कलम कर दी, आपने किसी को मान लीजिए किडनैप कर दिया, ठीक है, ये सारे क्रिमिनल केस में आते हैं। सिविल केसेस होते हैं किसी की आपने जमीन हड़प ली, किसी के आपने भैंस चोरी कर ली, गाय चोरी कर ली, किसी के आपने घर पे कब्जा कर लिया। यहां आपने उस इंसान को नहीं हार्म किया, उस इंसान को फिजिकली कोई हार्म नहीं हुआ है, उस इंसान को फिजिकल कष्ट नहीं हुआ है, फिजिकल कष्ट आपने डायरेक्टली नहीं दिया है आपने उस इंसान को, तो ये क्या होगा, ये सिविल मैटर्स में आता है। जितने भी पैसे से रिलेटेड अगर कोई भी चीज है, जमीन से पैसे से रिलेटेड अगर कोई बात है, तो ये सारा किस में आया, सिविल में आया। क्रिमिनल में क्या आ जाएगा, क्रिमिनल में चोरी आ जाएगा, भैंस की चोरी तो क्रिमिनल में आ जाएगा, क्राइम हुआ ना, ये चोरी तो क्राइम में आ जाता है। सिविल में जमीन जायदाद, शादी ब्याह के केसेस हो गए कि भाई ऐसा है कि डाउरी चाहिए हमको, डाउरी कह रहे हैं मतलब हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, किसी को तलाक चाहिए, अगर सिविल केस में आ जाएगा वो, ठीक, किसी को हिस्सा नहीं मिल रहा है, जमीन का विवाद है, सिविल केस में आ जाएगा। क्रिमिनल में मर्डर और ये सारी चीजें, किसने लॉ ब्रेक किया तो वो क्राइम है, चोरी करना, ये सब आ जाते हैं क्रिमिनल केस में। चलिए अब देखिए इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब ये देखो रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए हमारे पास आर्टिकल क्या है, 132, 137, इन आर्टिकल्स का नंबर याद रखना। 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, 132 एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन और 137 ये क्या आ जाएगा, रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब रिव्यूअल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है, इस आर्टिकल के तहत में यही जो मैं अभी बता रहा था कि फाइनल अथॉरिटी कौन है आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने के लिए संविधान की, कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहता है संविधान, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट है। क्या लिखा है देखो जरा, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अब जैसे देखिए क्या हुआ, तभी तो फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस के, थर्ड जजेस हुआ था। आर्टिकल 124 के तहत तो खाली इतना बोलता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही शैल डू सो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो उस समय उनको प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस पे करना चाहिए, लेकिन वो एडवाइस से मजबूर उन्हें माननी ही पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी ये तो नहीं लिखा हुआ था। तो किसके पास गए पूछने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाते हैं, इंटरप्रेट, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं करता है, इसका मतलब जरूरी नहीं है माने, दोबारा में बोला नहीं जरूरी है माने, तिबारा में भी बोला नहीं जरूरी है माने, तो ये फाइनली इंटरप्रेट करने के लिए हम कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास। दूसरा, इसी को प्रोटेक्टर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। अच्छा फिर क्या हो जाता है, और कोई चीज नहीं। तीसरा, अगर आपका कोई लॉ आया है, यूनियन में कोई लॉ आया है, राज्य सरकार ने कोई लॉ बनाया है, उसकी लीगैलिटी भी देखता है। फॉर एग्जांपल देखिए अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में एक कानून आया। कानून कौन सा आया भाई, उत्तर प्रदेश दंगा विरोधी कानून। इसके तहत अभी आपको याद होगा 2019 के आसपास क्या हुआ था, CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आ रही थी, है ना, और पहले की बात है, 17 की बात है। तो अभी क्या हुआ, जब CAA आ रहा था तो यहां पर दंगे वंगे होने शुरू हो गए। तो कई लोगों ने क्या किया, आकर के शीशे विशे तोड़ दिए, गाड़ी फूंक दी और पुलिस की जीप जला दी, वैन जला दी, सब जला दिया। तो योगी जी ने क्या किया, सबके घरों सबको पकड़ा, CCTV से सबको चिन्हित किया और जाकर के पकड़ के लेके आए और फिर क्या किया, सबके घरों को जब्त करना शुरू कर दिया। बोले तुम्हारे नुकसान जो तुमने किया है ना, इसका हम भरपाई भी तुम ही से करेंगे। तो उनके घर जब्त करना शुरू कर दिए। अब ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट बोला, फिर कोर्ट में बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लॉ नहीं है। तो उन्होंने लॉ लेकर के आ गए, बोले अब लो, अब हम लॉ लेकर, उत्तर प्रदेश दंगा विरोधी कानून नाम से एक कानून लेकर के आ गए, जिसके तहत यूपी में अगर आप दंगा करेंगे
और अगर आपके थ्रू अगर आप नुकसान करते हैं तो नुकसान की भरपाई आप ही के पैसे से करी जाएगी, घर वर बेच करके किया जाएगा। जिस भी घर में आप रहते हैं, किराए का घर हुआ तो बात अलग है, तो आप जिस भी घर में आप रहते हैं उसको बेच करके किया जाएगा ये काम। अच्छा जी, तो अब ऐसे में क्या हुआ फिर? अब ऐसे में कहानी ये आई कि अगर अब फिर उन्होंने बोला कि यार हम इन सब का घर जब्त कर लेंगे, तब फिर हाईकोर्ट बीच में आ गया। उन्होंने बोला कि देखिए एक मिनट, स्टेट अपने लॉज से आगे जा रहा था। आर्टिकल 20 ये कहता है कि अगर आपने आज कोई लॉ बनाया है ना, तो आप उसके पहले अगर मान लीजिए जुर्म भी किया गया है, जो पहले तो कार्य किया गया था अब वो जुर्म हुआ है ना, तो आप आज लॉ बना करके पहले के काम के ऊपर आप सजा नहीं दे सकते हैं। ये दे रहे थे तो हाईकोर्ट ने रोक दिया। तो वो भी किस आर्टिकल के तहत ये काम किया है यहां पर, कि अगर कोई भी लॉ बनाया है अगर, तो उसको भी रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, कभी भी उसको रिव्यू कर सकता है कि चाहे यूनियन का हो चाहे वो स्टेट का हो, और अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं, आईटी एक्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लेकर के आई थी, जिसके तहत, ये बात है 1997 की, जिसके तहत अगर किसी ने आपको ऑनलाइन कुछ बोल दिया है, जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोल दिया कि यार ये आदमी ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी यार, और मेरी इससे फीलिंग्स हर्ट हो गई हैं, तो उस एक्ट के तहत अगर आपने ऑनलाइन किसी को बदनाम किया है, आपने अपना पर्सनल ब्लॉग दिया जिसमें खाली 2 लोग देखने आते हैं, एक आप और एक आपके घर में से कोई और, फिर भी अगर आपने उसमें भी अगर लिख दिया मेरे बारे में कि नहीं भाई ये आदमी हमको पसंद नहीं है, कुछ मजा नहीं आती भाई, बहुत बेकार आदमी है, मैं हर्ट हो गया, लेकिन अगर मैं हर्ट हो गया और मैं केस कर देता तो सीधा जेल का प्रावधान रखा गया था उसमें। लेकिन क्या ये आर्टिकल, क्या ऐसा लॉ लाना, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं करता है? अरे भाई आपको नहीं पसंद आया मैं तो आपने लिख दिया, जाहिर सी बात है, सिंपल। आपको चीज नहीं पसंद है तो आपने लिख दिया, तो क्या ये आर्टिकल, क्या ये लॉ आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब नहीं कर रहा था? कर रहा था ना, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था ना, सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक इट डाउन। सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ स्ट्राइक डाउन कर दिया, समझे? आज भी लेकिन कई लोग, कई पुलिस वाले इसी पे अरेस्ट कर लेते हैं। जब बाबा साहब भीमराव, ये बाबा साहब नहीं, ये जब आपके याद होगा महाराष्ट्र नवनिर्माण वाला जो वो गुरुजी नहीं है मनसे वाले, कौन से थे, बाला साहब ठाकरे। अब बाला साहब ठाकरे के टाइम पर आपको याद होगा जब वो बंद हुआ ना, तो शीना, क्या नाम याद नहीं, नाम याद आ रहा उनका, क्या नाम है उनका, एक एक्टिविस्ट थी, उन्होंने ऐसे लिख दिया, अरे यार बताओ फालतू में जरा सा एक आदमी मर जाएगा तो क्या पूरा बंबई बंद कर देंगे, फेसबुक पे लिख दिया। उनकी दोस्त ने क्या किया, उसके ऊपर लाइक कर दिया, बोले हाँ बहन सही कह रही हो। दोनों लोगों को पुलिस ने घर से उठा लिया इसी के तहत कि आपने ऑनलाइन कुछ ऐसा लिखा जिससे कि सारे शिवसेना समर्थकों की, क्या हुआ, जिससे सारे शिवसेना समर्थकों की फीलिंग्स आहत हो गई इसी लॉ के तहत, जबकि ये लॉ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर चुका था, फिर भी पुलिस ने इन्हीं धाराओं में बुक कर दिया। बाद में फिर खैर ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, फिर वो लोग बरी हुई वहां से, बट काफी लंबा चला। तो समझ गए ना कैसे काम करता है ये? अगर कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको भी हटा दिया जाता है। बोलो यहां तक की सारी बात समझ आ गई एकदम मस्त तरीके से? यहां तक क्या बात करता है? अच्छा अब रुको, इसके आर्टिकल से पहले ना, ये 143 नहीं, अब इसके भी पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़े से सवाल। आ गए यहां पर आइए, फिर आगे पढ़ेंगे। पहले जरा इसको देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स और ऑर्डर्स। हम लोगों ने अभी जस्ट अभी हम लोग यही आर्टिकल यही पढ़ रहे थे, हम लोग जस्ट अभी यही पढ़ रहे थे। क्या आएगा? रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? बोलो, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? आंसर सिंपल है यार। अभी जरा एक चीज देखना, फिर से वापस आओ, अब आपको क्वेश्चन बेहतर समझ में आएगा ये क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। अब जरा वापस आइएगा, जरा देखिए, आपने यही आर्टिकल पढ़ा था, रिव्यू की बात। हमने क्या बोला था, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। 131 हो गया ओरिजिनल, 132 हो गया एपेलेट, और 137 हो गया रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अब याद रहेगा ना, ओरिजिनल, एपेलेट और रिवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी रिव्यू वाला ज्यूरिसडिक्शन। तो आ जाओ पीछे जरा, अब इसी बात के ऊपर जरा यहाँ पर देखा, इसका आंसर बताओ अब क्या होगा। ये इस साल के प्रीलिम्स में आया है सवाल। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर तो ऑलरेडी कर रखा है, वेरी गुड। और आगे आते हैं, फिर देखिए इस साल और कौन सा सवाल आया था, कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग। अच्छा ये मैंने अभी आपको 140 तक में गया ही नहीं अभी तक आपके साथ में। अच्छा ये कौन सा है, हाँ ये वाला जरा करिएगा जरा। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है, अच्छा जुडिशियल रिव्यू भी अभी हमने रोक रखा है अभी पढ़ाने के लिए आपको। यहां बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा। भी करिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको।
ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैब्लिश्ड ऑन कब स्थापित किया गया था? 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ा जाए। अब आइए फिर और आगे बढ़ते हैं। जरा यहां पर देखिएगा, इनमें से लार्जेस्ट एपेलेट कोर्ट कौन सा है इंडिया का, माने सबसे बड़ा कोर्ट ऑफ अपील कौन सा है इंडिया का? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट, इसका हाईएस्ट अपीलेट कोर्ट आ जाता है। नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। इनमें से कौन सा जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का जो सेटल डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ये सभी में सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट सेटल कर सकता है? पिछले साल का प्रीलिम्स का सवाल है ये, 13 दिसंबर 2022 एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स का। ये प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बोलिएगा, सब लोग ट्राई करिएगा। शाबाश, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आइए और आगे आते हैं जरा। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के तहत जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करे जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा? आंसर, शाबाश, आर्टिकल 124 के द्वारा के तहत जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट द्वारा ये नियुक्त करे जाते हैं। आ गया। चलिए और आगे आते हैं। अच्छा, फिर यहां आएंगे, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कोलेजियन सिस्टम पूरा क्लियर हो चुका होगा, कोलेजियन सिस्टम के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। बहुत बढ़िया भाई, हाँ जी, वेरी गुड। Who appoints the Chief Justice of India? The President of India appoints the Chief Justice of India. Which article of the Constitution of India deals with the appointment of ad hoc judges? अब आप समझ रहे हैं कि आपको कितना कायदे से एक एक आर्टिकल याद करना पड़ेगा जो आपको दिखाया गया है, एक्सेप्ट फॉर द आर्टिकल जिन पे मैंने खुद क्रॉस लगाया है, बाकी आपको कितनी कायदे से आपको सब देखने पड़ेंगे। एडॉक जजेस आर द एक्स्ट्रा जजेस। 124 बात करता है इधर के जजेस की कि भाई कौन कौन से जजेस आप होंगे। इसके बाद में देखो ऐसा समझो, 124 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और अदर जजेस की। 125 बात करता है क्या, उनके सैलरी की, भाई अगर जज आएंगे तो आप उनको सैलरी भी ना दोगे। और 126 किसकी बात करेगा? 126 बात करता है कि अगर मान लीजिए अगर वो नहीं है तो एक्टिंग चीफ जस्टिस की। 126 बात करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, और एक्टिंग के जस्ट बगल में एडहॉक था, ऐसे याद करो। तो एक्टिंग और एडहॉक एक ग्रुप में याद करो कि 126 है एक्टिंग चीफ जस्टिस और फिर आ जाएगा एडहॉक जजेस। तो ये आ गया चीफ जस्टिस और अदर जजेस, ये आ गया उनकी सैलरी, ये आ गया दिस वन, ये आ गया आपका एक्टिंग चीफ जस्टिस, और यहां पर क्या आ गया, एडहॉक जजेस। ठीक है, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया बात है। चलें आगे, इतना बात समझ आ गई बढ़िया से। नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। चलो अब यहां पर आते हैं, कौन सा आर्टिकल बोलता है सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? बोला था ना, रिकॉर्ड वाला सवाल आता है। एक एक आर्टिकल देखो, एक एक आर्टिकल ध्यान रखना है ना। बहुत सारे हो गए ना आर्टिकल, बस खत्म ही है। इसके बाद देखो यहीं तक ही आर्टिकल याद करने होते हैं। अब बस सिर्फ आपका हाई कोर्ट का आर्टिकल और बाकी, और आपके पास अब कुछ नहीं बाकी है, सब आपका मोस्टली चीजें खत्म हो गई है। मान के चलिए पॉलिटी की दो क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास में आपकी पॉलिटी पूरी खत्म हो जाएगी। 2 या मैक्सिमम 3 क्लास में आपकी पूरी पॉलिटी ओवर हो जाएगी। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया बात। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ऐसा कौन बोला था? आर्टिकल नंबर 9211 माने 129। तो यहां पर क्या हुआ, आर्टिकल नंबर यहां पर आ जाएगा क्या, आर्टिकल 129 कहता है इट विल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। सिमिलर आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, इनके आर्टिकल याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे ना और ग्रुप में याद करेंगे। जैसे अभी हमने बताया, ऐसे स्टोरी में पहले अपॉइंट होंगे, फिर पैसा लेंगे, फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात होगी, फिर एडहॉक की बात होगी। ऐसा ग्रुप में याद करो तो याद हो जाते हैं। तो एक बार जरा रिवाइज कर लीजिए जरा जो आर्टिकल्स आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अभी मैंने जुडिशियल रिव्यू नहीं पढ़ाया, ये मैं आपको अगली बार में पढ़ाऊंगा। जरा इसको पढ़िए एक बार, पूरा पढ़ डालिए एक बार पूरा। अभी हम स्टैटिक जीके के बाद आते हैं अभी स्टैटिक जीके पे। नहीं वो कुछ नहीं, 9-2-11 आपके लिए नहीं है, और मेरे ये कुछ ज़्यादा ही वेग है तो वो मेरे अपने लिए है। थोड़ी भी अगर कम वेग होती तो मैं बता ही देता हूँ।
पॉलिटी क्लास खत्म होने के बाद लूंगा डाउट सेशन, जब पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा ना तब आप डाउट पूछिएगा आराम से अपने।